कि इस प्राइवेट स्कूल के ऊपर माफिया की स्टैंप ही क्यों लगी हुई है? अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए हमारी नस्ल को तालीम से महरूम रखा। हमें तो पता चल रहा है कि ये स्कूल शायद अब 15 जुलाई को भी नहीं खुलने। इस साल के जो बच्चे सर्टिफिकेट लेंगे वो सारी ज़िंदगी अपने सर्टिफिकेट को, वो कोरोना वाला सर्टिफिकेट जो है वो लेकर फिरते रहेंगे। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के बायस होने वाले लॉकडाउन के पेश नज़र प्राइवेट स्कूल्स की बड़ी तादाद मुतासिर हुई है। उसमें सबसे बड़ा मसला जो ये है कि प्राइवेट स्कूल्स के उस्ताज़ कराम इसमें बेरोज़गार हो चुके हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल नेटवर्क के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अफजल बाबर साहब। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहूँगा 65 न्यूज़ पॉइंट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। सर, इसमें सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्योंकि आप खुद भी इस फील्ड से ताल्लुक़ है, डॉक्टर आप खुद मेडिकल के अंदर एक रिलेशन है आपका इस फील्ड से आपका, आप मुझे ये बताएं कि क्या कोरोना की वाकई कोई हकीकत है? उसके बाद मैं साथ आपसे ये पूछूंगा कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 15 जुलाई से स्कूल खोलने हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की जानिब से ये आ रहा है कि हम 1 जून से ओपन करेंगे। अब 15 जुलाई से खोलने में क्या मसला है आपको, और 1 जून से क्यों? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका, और दूसरा जो आपने कोरोना के हवाले से जो है वो एक चुभता हुआ सवाल किया। यकीनन इस टाइम पे पूरी दुनिया इसके लपेट में है, और हमारे यहाँ जो ज़िम्मेदारान हैं, जिस तरह हमने नेशनल लेवल के भी इदारे बनाए और वफाकी सतह पे तमाम सूबों को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है, और रोज़ाना मीडिया में आके लोगों को जो है वो अपडेट वज़ीर-ए-आज़म से लेकर हर बंदा दे रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा कि ये कोरोना कब ख़त्म होगा और कब तक चलेगा। तो मेरा भी इस हवाले से यही है कि कोरोना तो है, ये नहीं है कि कोरोना नहीं है, लेकिन अब इसकी जो सूरत हाल चाइना में थी या अमेरिका में थी, क्या वही पाकिस्तान में है या हमारे यहाँ उसने शक्ल चेंज की है? ये जैसे ही टाइम गुजरेगा, चीज़ें साथ साथ स्टडी हो रही हैं तो वो कौम के सामने आएंगी कुछ चीज़ें। अब चूँकि स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के हवाले से आज की गुफ्तगू का जो है वो सिलसिला हमने जो है वो करना है, तो मेरी बड़ी एक दिली तमन्ना है कि आपके इस चैनल की वसातत से हमारा जो व्यूवर है उस तक कुछ हक़ाइक़ हम पहुंचाना चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर है क्या, और इस प्राइवेट सेक्टर ने पाकिस्तान की क्या खिदमत की है अभी तक। तो मैं इसको 4 फेजेस में जो है वो बताता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये 4 फेजेस इसके बनते हैं। पहला फ़ेज़ 47 से लेकर 71 तक, जब हमारे प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूलों के साथ मिलके, रियासत के साथ मिलके रियासत की तमीर में अपना किरदार अदा कर रहे थे। कोई तमीज़ नहीं थी उस टाइम पे कि जी ये प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट का स्कूल है। जो प्राइवेट सेक्टर में आके स्कूल बनाता था, रियासत उसका पूरा जो है वो साथ देती थी, तनख्वाह की मद में, लैब बनाने की मद में, लाइब्रेरी डेवलप करने की मद में, कोई और डेवलपमेंट करनी थी तो देखे ना, रियासत की ज़िम्मेदारी तालीम देना है, तो रियासत की ज़िम्मेदारी में कोई हाथ बटाता है तो रियासत को तो चाहिए होगा ना कि अब वो मेरा मावन है तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। दूसरा फेज़ जो 71 में जब नेशनलाइज कर लिए गए सारे इदारे, प्राइवेट स्कूल भी और भट्टो साहब के दौर में, तो वो हमारा बड़ा ख़तरनाक टर्न है कि हमने 71 से लेकर 84-85 तक पाकिस्तान में एक भी प्राइवेट स्कूल जो है वो नहीं रहने दिया, और ना ही हमने प्राइवेट स्कूलों के ऊपर जो है कोई काम किया। हाँ, एक काम ज़रूर किया कि ऐसे कवानीन हमने 71 से लेकर 84 तक बनाए जो प्राइवेट स्कूलों को डिस्करेज करते थे। मसलन यूटिलिटी बिल्स अब कमर्शियल कर दिए गए, तरह तरह के टैक्सेस डाल दिए, जो इंडस्ट्री के लिए सोशल सिक्योरिटी या ओल्ड एज बेनिफिट था वो प्राइवेट स्कूलों पे लागू कर दिया गया ताकि लोग डिस्करेज हों। लेकिन 85 में जब तीसरा फेज़ स्टार्ट होता है,
दोबारा प्राइवेट स्कूलों को सामने आने का जो है वो कहा जाता है और सबसे पहले पंजाब कानून साजी करता है, तो आप हैरान होंगे कि 85 से लेकर 95 तक या 2000 से पहले पहले स्कूल खुले ज़रूर, लेकिन बहुत महदूद तादाद में। क्यों कि आइन में ये मौजूद था कि तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है। तो लोग समझ रहे थे कि अगर हम स्कूल खोलेंगे तो मे भी कि जिस तरह 71 में हमारे स्कूल नेशनलाइज हो गए, अब भी कहीं दोबारा नेशनलाइज ना हो जाए। तो बड़ी स्लो जो है उनकी ग्रोथ हुई। अलबत्ता 21वीं सदी के आगाज़ में जो चौथा फेज़ है जिसमें आप आज हम बैठे हुए हैं, ये बड़ा दिलचस्प है कि इसमें प्राइवेट स्कूल जो हैं वो उनकी मशरूम ग्रोथ हुई। कोई गली ऐसी नहीं है, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है। पहले तो ये था ना कि जी प्राइवेट स्कूल जो हैं उनमें जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं के बच्चे जाते हैं। नहीं, रियासत ने जब मुसलसल अपने इदारे बनाना रोक दिए, आबादी तो बढ़ रही थी, तो आबादी के बढ़ने से जो बच्चों की तालीम या आवाम की सेहत, ये दो चीज़ें जो हैं ये रियासत ने पूरी नहीं की। ना हॉस्पिटल बनाए, वो हमारे सामने अब कोरोना में खुल के आ गया। और दूसरा, स्कूल तरजीह नहीं रही किसी की। और इस पे मैं दो जुमले ज़रूर ऐड करूँगा कि क्यों तरजीह नहीं रही। और ये तरजीह 47 तक थी, बाद में क्यों नहीं रही, ये हमारे यहाँ जो अहले इक़्तिदार तबका है वो पहले सिर्फ फ्यूडल की शक्ल में था, जागीरदार। तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके रियाया जो है वो पढ़ी लिखी हो और वो उसके काम से बाहर निकल जाए और वो जो है वो अपनी मर्ज़ी से वोट दे। दूसरे नंबर पे जो हमारा सरमायादार है, सनतकार है, जिसने गठजोड़ कर लिया अहले इक़्तिदार के साथ, उसने भी अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए हमारी नस्ल को तालीम से महरूम रखा। मैं समझता हूं कि ये चौथे फेज़ की जो हम बात कर रहे हैं ये इसलिए ज़रूरी है कि अब एक अनपढ़ वालिदैन भी जो है उसमें ये शऊर है कि नहीं, मैं तो अनपढ़ था लेकिन मैंने अपने बच्चे को तालीम ज़रूर देनी है। तो इस फेज़ में हम बड़े पुरुम्मीद थे कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई 2.25 लाख प्राइवेट स्कूल हैं, 30-35 लाख असातिज़ा हैं इनके अंदर, 3-3.5 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं इनके अंदर। अगर ये सारा डाटा जो कि हमारे हर डिपार्टमेंट के पास है, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, कोई 2 नंबर काम तो नहीं कर रहे, हर जगह पे बोर्ड मौजूद है, स्कूलों के बोर्ड लगे हुए हैं। अगर हम इसकी माली कैलकुलेशन करें तो रियासत के बच्चों से कई गुना ज़्यादा बच्चे हम पढ़ा रहे हैं। और इसमें भी ख़ास तौर पे वो स्कूल जिनकी फ़ीस बहुत नॉर्मल है, गली मोहल्ले, और इसको हम लो इनकम कम्युनिटी के स्कूल कहते हैं, मगर 1000 रुपया एवरेज अगर फ़ीस जो है वो ले रहे हैं स्कूल, तो मैं कहता हूँ इस दौर का एक बहुत बड़ा जहाद वो कर रहे हैं। 1000 रुपये को अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पे तकसीम करें तो वो 25-30 रुपये भी रोज़ के नहीं बनते, लेस का पैकेट भी नहीं आता इतने में। तो इतनी सस्ती तालीम म्यार के साथ जो तबका दे रहा है। तो अब मैं ज़िक्र ये कर रहा था कि ये जो लाखों स्कूल हैं, करोड़ों बच्चे हैं, इसके लाखों असातिज़ा हैं, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है। तो हमें एक तो इसको देखना है कि किस तरह रियासत और इन इदारों के दरमियान एक जॉइंट वेंचर बन सकता है, कोई हेल्दी कंपटीशन जो है वो बनाया जा सकता है, जो कि आज तक नहीं बन सका। अब मैं आता हूँ आपके कोरोना के हवाले से, ये जो स्कूलों की बंदिश और सारा सिलसिला है। देखें, ये इसमें जो स्कूल बंद हुए हैं, ये ज़ाहिर है कि पूरा पाकिस्तान ही सील हुआ, पहले लॉकडाउन हुआ और पाबंदियाँ लगीं, और कोई वालिद कोई वालदा नहीं चाहेगी कि किसी ऐसी जगह पे वो अपनी बच्ची या बच्चे को भेजे जहाँ पे खुदा न खास्ता वो कोई ऐसी बीमारी साथ लेकर आए जो वापस। तो हमारी ख्वाहिश तो थी कि रियासत के साथ उतना ही तावन करें जितना रियासत डिमांड कर रही है,
लेकिन ये एक बड़ी बदकिस्मती हमारी रही कि जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे हुक्मरान किसी भी शक्ल में रहे, उन्होंने आज तक कौम को ना सेहत दी है, ना तालीम दी है, ना देनी है। तो उन्होंने दूसरा बड़ा ब्लंडर ये किया और आज तक कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है आगे भी करते रहेंगे जब तक हम अपने वोटर को एजुकेट नहीं करते कि वो अपनी साले क़यादत का सही तरीके से चुनाव करें, कि किस तरीके से स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है। देखिए ना, मैंने अपने महल्ले में एक मामूली सा ब्रेकर बनाना है गली के अंदर कि ताकि स्पीड से कोई चीज़ ना गुजरे, तो मुझे महल्ले के सारे लोगों को पहले ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। किसी को उस ब्रेकर से कोई तकलीफ तो नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि कल का आप बरतानिया के एजुकेशन मिनिस्टर का बयान उठा के देखें कि उसने पूरी बरतानिया की स्टूडेंट कम्युनिटी से माफ़ी मांगी है, पूरी बरतानिया की स्टूडेंट कम्युनिटी से। उसने कहा मैं एज ए एजुकेशन मिनिस्टर शर्मिंदा हूँ कि आपके इदारे अभी तक बंद हैं और जल्द हम कोशिश करेंगे कि आपका और इदारों का जो रिश्ता है उसको बहाल करें। ये एहसास है उस एजुकेशन मिनिस्टर को। और हमारे यहाँ इन्होंने वादा किया था कि हम ये मार्च और अप्रैल में जो है जो बंद कर रहे हैं इदारे और मैक्सिमम मई तक ये समर वेकेशंस का इसको नाम देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमने पूरे पाकिस्तान के लोगों को इस पे मजबूर किया, पाबंद बनाया। हालांकि ये सीज़न था प्राइवेट स्कूलों का कि पूरे साल की इसमें जो है वो रोटियां जो है वो कमाई जाती हैं। एडमिशन के दिन है, सेशन स्टार्ट होना, प्रॉपर अभी पेपर भी नहीं मुकम्मल हुए थे, रिजल्ट नहीं अनाउंस हुए थे, अगला सेशन नहीं स्टार्ट हुआ था। हमने रियासत के साथ खड़े हो गए कि नहीं, रियासत मुश्किल में है, हम रियासत के साथ हैं। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि 31 मई तक का जो नोटिफिकेशन था, तो कम से कम 31 मई के नोटिफिकेशन को आपने रिवाइज़ करना है। तो जिनको आपने सील किया है, जिनको आपने बंद किया है, जिनके लिए आप दोबारा जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं डेट, उनको ऑन बोर्ड तो लें। ये हमारा बहुत बड़ा शिकवा है, जिसकी वजह से कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और इसी तरह कोयटा और मुजफ्फराबाद में, चूँकि मैं पूरे पाकिस्तान की तंजीमों का कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो आज भी हमारी पेशावर में एक बड़ी अहम मीटिंग चल रही है। थोड़ी देर के बाद टेलीफोनिकली मैंने उनके साथ जो है वो अफ्तारी से पहले बात करनी है। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा नुकसान शायद किसी सैलाब या किसी और वजह से हमें ना होता जितना हमारे शोबा तालीम के ज़िम्मेदारान ने हमें ऑन बोर्ड ना लेकर जो है वो हमें पहुँचाया। मसलन कि इनको पता था कि जून और जुलाई में स्कूल नहीं खुल सकते, तो कम से कम अप्रैल में और मार्च में हमें अगर वो 1.5 महीना लगाने देते, बच्चों को किताबें मिल जाती, बच्चों को जो है वो आगे काम मिल जाता, वो 2.5-3 महीने के बच्चे घर में रहते, कोई ऐसा मसला नहीं था, उनका आगे सेशन स्टार्ट हो जाता। लेकिन इन्होंने जल्दबाजी में सारी चीज़ें जो हैं बंद करके, फिर उसके बाद 2-2.5 महीने इन्होंने पूरी दुनिया से जो है वो कभी किट्टों का इंतज़ार हो रहा है, कभी किसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, कभी मास्क का इंतज़ार हो रहा है। नहीं हो, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज पोजीशन ये है कि ये हमारे 2.5-3 लाख जो स्कूल हैं वो तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। मालिक मकान उनको तंग कर रहे हैं कि आप अपनी जो है वो अगर किराया नहीं दे सकते तो बिल्डिंग खाली करें। वो असातिज़ा जो बहुत महदूद और थोड़े से मुआवजे के साथ हमारे बच्चों को म्यारी तालीम दे रहे थे, वो बेरोज़गार हो गए हैं। जब स्कूल बंद हो जाएगा, बिल्डिंग खाली हो जाएगी, ठीक है, तो स्कूल का तो सोर्स ऑफ इनकम ही सिर्फ फ़ी है, तो फ़ी आ नहीं रही और ना ही हम ज़बरदस्ती इन हालात में किसी से मांग सकते हैं। तो इस टाइम पे 2 या 3 मेजर क्राइसिस जो हैं वो हमें फेस करना पड़ रहे हैं। पहला, बहुत सारे स्कूल जब हम रिलीफ लाएंगे स्कूलों के लिए खोलने का SOPs के साथ, तो वो स्कूल ख़त्म हो चुके होंगे और वो रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे पास डाटा आ रहा है कि 400 के करीब तक स्कूल इस्लामाबाद में बंद होने जा रहे हैं, कुछ ऐसे ही है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए कि 80% स्कूल रहायशी इमारतों में है। हर मालिक मकान जो है वो एक जैसा रवैया नहीं रखता। बहुत सारे मालिक मकान जो हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम ही किराया है, तो आप कब तक उसको रोकेंगे? हमें तो पता चल रहा है कि ये स्कूल शायद अब 15 जुलाई को भी नहीं खुलने,
ये तो जो इन्होंने प्रमोट कर दिए हैं बोर्ड क्लासेस को, चूँकि वो एक बहुत बड़ा हमें वो एक वो था प्रोविजन थी कि अभी बोर्ड के इम्तहानात बाकी हैं तो शायद दोबारा जल्दी स्कूल जो हैं वो खोल लिए जाएंगे। तो चूँकि वो इन्होंने प्रमोट कर दिए सारे बच्चे, और वो एक अलग जो है वो पंडोरा बक्स इस 21वीं सदी की दूसरी दाई के इख्तिताम पे इस साल के जो बच्चे सर्टिफिकेट लेंगे वो सारी ज़िंदगी अपने सर्टिफिकेट को, वो कोरोना वाला सर्टिफिकेट जो है वो लेकर फिरते रहेंगे। इस पर भी आता हूँ, बिल्कुल इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। अच्छा सर, एक और ये कि क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो साज़ा कराम में मर्द और ख़वातीन है, उनकी बड़ी तादाद इससे बेरोज़गार हो चुकी है। जो ऑलरेडी उनकी सैलरीज कम है, 2000 से 3000 के ऊपर हमारी फ़ीमेल जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रही होती हैं। उसमें बड़ी तादाद ऐसी भी है फीमेल्स की कि जो अपने घर को खुद सपोर्ट कर रही हैं, अपने घर को चला रही हैं, डिवोर्स है या कोई सिंगल वूमेन कुछ भी है। तो सर उनका मुस्तकबिल क्या है, और जो दीगर जो अफराद जो बेरोज़गार हो चुके हैं बल्कि, तो उनका क्या मुस्तकबिल है, वो 2-2.5 माह के लिए क्या करेंगे, कौन उन्हें सपोर्ट करेगा? आपने बड़ा ही अहम सवाल जो है वो किया, और मेरा भी ज़्यादा फोकस इसी बात पे ही है कि स्कूल मालकान जो हैं मे भी स्कूल बंद करके कोई रेडी लगा लेंगे, कोई और काम कर लेंगे, लेकिन वो बच्चियाँ जो अपनी तालीम के साथ साथ या अपने जो उसका घर का टाइम था, थोड़ा सा घर के करीब किसी स्कूल में जो है वो एक्सपीरियंस भी हासिल कर रही हैं, और एक पॉकेट मनी के तौर पे उनको एक, मैं उसको सैलरी नहीं कहता, अजाजिया लेती थी, ठीक है, वो महरूम हो गई उससे। दूसरे नंबर पे वो बच्चियां शायद उन्होंने किसी ने कमेटी डाली हुई थी अपनी शादी के लिए, किसी ने अपनी जो है वो इसी अजाजिये के साथ अपनी आगे जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है उसका बंदोबस्त करना होता था, किसी ने जो है वो जिस तरह आप बता रहे हैं कि अपने घर का निज़ाम जो है उसमें किसी ना किसी, अभी मुल्तान में इसी तरह का हमारा एक टीचर जो है उसने खुदकशी कर ली है, ठीक है। और ये बहुत सारे वाक़यात, अल्लाह ना करे अगर हमने इसकी तरफ ना सोचा, हमने जो अभी पार्लियामेंटेरियन को एक ख़त लिखा है और उसमें हमने यही उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये टाइम जो है वो शायद उस तरह हमें बाकी लोगों को बचाना तो सबको चाहिए जितनी हो सकता है, लेकिन मैं हिटलर की वो बात जो है वो यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ कि जब वो बिल्कुल मफ्तू होने के करीब हुआ तो उसने अपनी जो क्लोज कबीना थी ना उसको इकट्ठा किया। तो पता है उसने क्या मशवरा किया उनके साथ? उसने कहा कि आप इस तरह करें, जहाँ जहाँ जर्मन में शिकस्त तो हम खा चुके हैं ना, जहाँ जहाँ जर्मन में आपको कोई टीचर नज़र आता है उसको बचा लें। जर्नैल बड़े उसके जो कबीना के लोग थे परेशान हुए, उनको क्यों बचाएं जी हम? उसने कहा नहीं, उनको बचाना ज़रूरी है, इसलिए हम अगर नहीं भी होंगे ना तो वो टीचर महफूज हो गया तो वो एक नया जर्मन खड़ा कर देगा। और ऐसा हुआ, उन टीचर्स को बचा के ठीक 10 साल के अंदर दोबारा जर्मन जो है वो खड़ा हुआ। जापान ने ऐसे ही जो है वो हिरोहितो ने अपने तालीम के ज़रिए दोबारा जो है वो तरक्की हासिल की। तो मैं रियासत मदीना के दावेदार वज़ीर आज़म साहब को ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कौम को बड़ी उम्मीदें थीं आपसे, कौम ने बड़ा जो है वो जज्बे के साथ एक चेंज लाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक 0.001% भी हमें एजुकेशन सेक्टर के लिए अमली इक़दामात इस हुकूमत के नज़र नहीं आ रहे। तो मैं चाहूँगा कि आपने सब कुछ, आपने जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी, आपने ट्रांसपोर्ट खोल दी, आपने दुनिया जहान की चीज़ें जो हैं वो खोल दी। मैं कितने अरसे से यहाँ पे रह रहा हूँ, कभी रमज़ान में बाराकों के बाज़ार में जो है वो इतना रश नहीं होता जितना इस कोरोना के दौर में जो है वो रश हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन कि दुनिया जहान के सारे मामलात चल रहे हैं, तो अगर नहीं चल रहा तो हमने एजुकेशन को नहीं चलने देना। तो वज़ीर आज़म साहब से हमारा ये इल्तमास है पूरे पाकिस्तान के स्कूलों के मालकान का और उन असातिज़ा की वजह से कि अगर वाक़तन आप रियासत मदीना के दावेदार हैं तो उन्होंने तो ग़ज़वा बदर के गैर मुस्लिम कैदियों से अपने बच्चों को तालीम दिलवाई थी। तो खुदारा ये तो हमारे अपने हैं, उन बच्चों का और उस्ताद का जो रिश्ता है वो जितनी जल्दी बहाल हो सकता है उसको बहाल किया जाए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो बेरोज़गार लोग जो हैं उनका रोज़गार भी जो है वो होगा। आपसे कोई हम भीख नहीं मांग रहे,
ना ही हम चाह रहे हैं कि आप इनके लिए जो है वो कोई एहसास पैकेज लेकर आएँ। नहीं, हमारे तो बड़े खुददार और सफ़ेद पोशिया साथीज़ा हैं। वो चाहते हैं कि हमारा दरस व तदरीस का सिलसिला जो है, स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता जो है, उसको दोबारा जो है वो अमली शक्ल दी जाए। 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए वो SOP बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है। मसाजिद खुल गई, ठीक है, और भी बहुत सारी, और अब अगर ट्रेन भी खुल जाती है तो मेरा ख्याल है कि फिर पीछे क्या रह जाता है। इसका मतलब है कि जो बात मैंने पहले की कि जिस तरह बाकी हुक्मरान या पार्लियामेंटेरियन नहीं चाहते कि ये कौम पढ़ी लिखी हो और ये शऊर की बुनियाद पे अच्छी क़यादत का चुनाव करे, मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ने और उनकी टीम ने फौरी फैसला ना किया तो हमारा ये ईमान बन जाएगा और हमें यकीन हो जाएगा कि ये भी उन्हीं का हिस्सा है जो पहले 30 साल 40 साल जो हैं वो कौम को लूटते रहे। तो इन्होंने भी कोई कमाल तो नहीं किया कि अगर हमारे तालीम के दरवाजे बच्चों के ऊपर अगर मज़ीद बंद रखेंगे या तालीम से दूर बच्चों को रखेंगे तो वो करोड़ों बच्चे तो पहले तालीम से दूर हैं। बिल्कुल सर, इसके अंदर मैं एक चीज़ की एडिशन करना ये चाहूँगा। इमरान खान साहब ने जैसे इलेक्शन से पहले और बाद में हमेशा से नौजवानों की बात की है, तो नौजवानों के बारे में उन्होंने सोच लिया आखिरकार 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं के जो तलबात थे उनको बगैर इम्तिहान लिए उनको पास कर दिया। ये भी एक हकीकत है कि 10वीं जमात का जो एक नतीजा है वो एक स्टूडेंट की सारी ज़िंदगी के ऊपर उसका असर होता है। इसमें भी 2 कैटेगरीज हमारे पास आ जाती हैं। एक बच्चा वो है जो मेहनत करके पास होता है और एक बच्चा वो है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता। अब एक बच्चा ये कि जिसने फर्स्ट ईयर के अंदर जिसके एग्ज़ाम उसके गालबन 40-50% थे और मेहनत करके सेकंड ईयर के अंदर उसके 70 to 80% 90% आने थे, तो क्या ये ज़्यादती नहीं है उस बच्चे के साथ जो 3% जो है इजाफा दिया उसको? देखें, ज़्यादतियाँ तो बहुत की जा रही हैं इन बच्चों के साथ, लेकिन मैं इसमें से भी जो है वो इस थ्रेट में से भी अपॉर्चुनिटी की बात करूँगा कि जब कोई थ्रेट होता है ना तो अल्लाह ताला उसी में से मौके भी जो है वो देता है। यही बच्चे, यही बच्चियाँ जिनके साथ आज हमने ये जुल्म किया है और उनकी शनाख्त उनसे छीन ली है, उनके प्रैक्टिकल के नंबर हमने उनसे छीन लिए और उनकी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जो उनके ख्वाब थे वालिदैन के, वो उनके हमने जो है वो शर्मिंदा ताबीर होने की बजाय धुंधले कर दिए। तो मैं समझता हूँ यही बच्चे कल को जो है वो रुकावट बनेंगे 2023 के इलेक्शन में, इसलिए कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है हमने इस यूथ के साथ। जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि इनको कोई जो मेजर वोट मिला था वो 18 से 25 साल के नौजवान का मिला था, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिला लेकिन इतनी बड़ी उसकी तादाद नहीं थी। लेकिन इन्होंने खुद ही उस यूथ को एक तो बेरोज़गार करके जो है वो खिलाफ किया। दूसरे नंबर पे देखें, आप सिर्फ मैट्रिक की बात करते हैं, मैट्रिक तक तो फिर भी काबिल बर्दाश्त है। FSC बच्चा फिर दोबारा नहीं कर पाता, चूंकि उसी FSC की बुनियाद पे उसने मेडिकल कॉलेज में जाना है, उसने जो है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना है, उसने लॉ कॉलेज में जाना है, उसने किसी अपने प्रोफेशन को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा मुझे बताए ना। सारी जिंदगी उस अपने उस सर्टिफिकेट को जिस पे सिर्फ 3% का हमने जो है वो लगा के, ठीक है, हमने फेल होने वाले बच्चों को तो बड़ा जो है वो हौसला दे दिया, लेकिन जो पोजीशन होल्डर बच्चे थे या जो टैलेंटेड बच्चे थे, इस साल का मैं डाटा अगर आपको दूं, ये जो साल गुजरा है, इस साल तो चूंकि अभी एंट्री टेस्ट हुआ ही नहीं है, ये जो साल गुजरा है सिर्फ पंजाब में 72,000 बच्चों ने जो है वो एंट्री टेस्ट दिया मेडिकल का, और सीटें कितनी थी? 2,500। और वो कौन बच्चे थे? जिनके नंबर 80% से अबव थे। तो एक सूबे के अंदर आपका इतना बड़ा हुजम है टैलेंटेड स्टूडेंट्स का, ये क्रश कर रहे हैं हम उनकी सलाहियतों को। तो मैं ये बिल्कुल इस पे हमने ईद के बाद एक प्रोग्राम बनाया है कि जैसे ही ये बोर्ड जो हैं वो फार्मूला तय करते हैं और उसके सामने कुछ चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो हमने उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। हमें अगर इस तरह के ये जो डिसीजन इन्होंने लिए हैं अदालतों में भी ले जाना पड़ा तो हम ले जाएंगे, क्योंकि अरबों रुपए बच्चों के ज़ाया किए इन्होंने। वो फीस तो पे हो गई थी, चले मैट्रिक के कुछ पेपर हो गए थे 9th और 10th के, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का तो एक पेपर भी नहीं हुआ था। तो वो सारी फीस 29 बोर्डों के अंदर जो है वो पड़ी हुई है, अरबों रुपए। तो क्या वो उन बच्चों के वालिदैन की हक हलाल की कमाई नहीं थी?
कि उसका सिला हमने यही दिया कि हमने उनको 3% नंबर जो हैं वो एक्स्ट्रा दे के तो बस कहा जी बस ठीक है याशी मारो। तो सर इसके अंदर जो बोर्ड ऑल पाकिस्तान एजुकेशन बोर्ड्स हैं अरबों रुपए के हिसाब से उन्होंने फीसिस कलेक्ट की, उनके उसकी अपोनेंट में जो उनके एक्सपेंसेस थे, उनके मार्किंग थे या जो टीचर्स की ड्यूटीज़ थी, तो सर क्या वो पैसा बोर्ड स्कूल्स को या बच्चों को वापस करेगा? हमारी तो डिमांड है। अभी तो इन्होंने ये फैसला भी नहीं किया था प्रमोशन का, अभी मशावरत चल रही थी, तो हमने उस टाइम पे मीडिया की वसातत से ये आवाज़ उठाई थी अपनी एग्जेक्टिव काउंसिल के प्लेटफार्म से कि ये अरबों रुपए जो हैं बच्चों के, ये बच्चों को रिफ़ंड होने चाहिए। अगर आपने उनका इम्तहान नहीं लेना, वो इम्तहान की फ़ीस है, वो तो किसी और पर्पज़ में इस्तेमाल भी नहीं होनी चाहिए। वो दी बच्चे ने इसलिए है कि उसका पेपर लिया जाए, उसका रिज़ल्ट उस पर बनाया जाए, उसको नंबर उस पर दिए जाएँ, उस पर प्रैक्टिकल उसका लिया जाए। तो जब वो काम हुआ ही नहीं तो फिर वो पैसा जो है वो क्यों जो है वो बहके सरकार ज़ब्त करने की कोशिश की जा रही है। हम ईद के बाद जो है इसके ऊपर प्रॉपर, चूँकि IBCC की एक मीटिंग होने जा रही है तमाम बोर्ड्स की, कि वो जो फार्मूला वफाकी हुकूमत ने दिया है कि किस तरीके से जो है वो हमने सप्ली वालों को किस तरीके से, अभी तो इसके अंदर प्राइवेट बच्चों नहीं, अभी तो प्राइवेट बच्चों का बड़ा मसला है ना। ये तो वो है जो उनके पास रजिस्टर्ड है। एक वो बच्चा और बच्ची मुझे बताएं कि जिसने इम्तहान के टाइम पे अपना दाखिला भेजना होता है, उसका क्या किया हमने? वो तो किसी स्कूल से नहीं है, सवालिया निशान उसका, ठीक है। वो क्या करेगा? कंपोजिट इम्तहान देना था उसने, उसकी तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, उसके साथ क्या करेंगे? तो ये बहुत सारे लकूने इन्होंने जो हैं वो खुद वहाँ पे पैदा किए हैं, जिसको देखना ज़रूरी है। अच्छा सर, एक और चीज़, क्योंकि एक इदारा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट का पीरा के नाम से जो कि काम कर रहा है, जो कि कम से कम हर स्कूल से जो से एफिलेटेड है उससे कम 20,000 ले रहा है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, वो इदारा प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए क्या कर रहा है, क्या किरदार है उसका, जिसका भी चेयरमैन कभी आता है कभी जाता है? बड़ा ही अहम सवाल है, इसलिए कि इस्लामाबाद वाहिद इलाका है कि जहाँ पे हमने ख़ुद, चूँकि 2006 से पहले यहाँ प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन का कोई कानून नहीं था, और हमने 2006 से पहले कुछ 10 साल 96 से लेकर 2006 तक खुद जद्दोजहद करके इस अथॉरिटी को सेल्फ फाइनेंस बुनियादों पर बनवाया मुशर्रफ दौर में। ठीक है, ये बात आपकी कि वो जो इदारा है उसके 2-3 बड़े काम हैं, स्कूलों को रजिस्ट्रेशन देना, रेगुलेट करना, और फिर पहले वो प्रमोशन भी करता था, लेकिन अब वो फैसिलिटेशन के साथ वो प्रमोशन लफ्ज़ जो है उन्होंने चेंज कर दिया। उसके पास इतने वसाइल हैं, अगर मैं आपके इस चैनल की वसातत से फ़िगर ना भी दूं तो वो कई मिलियंस हमारा जो सिक्योरिटी का फ़ंड है या पैसे हैं उसको बैंकों में रख के उस पर मुनाफा खा रहा है। तो ये हमने मौजूदा चेयरपर्सन को भी रिक्वेस्ट की है कि आप फिलफौर जो है, अगर आपको वजारत तालीम कोई हेल्प नहीं करती या उस तरह का कोई बेल आउट पैकेज नहीं बनता, तो आप अगर अखुवत जो है वो कर्ज़ हसना दे सकती है, तो आप उन इदारों को जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है ही नहीं, या जहाँ पे कोई एक बच्ची या बच्चा अपनी पूरी जवानी लगा के जो है वो अपने इलाके के बच्चों को बेहतरीन तालीम देने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको इतना जो है वो हेल्प करें कि वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो जाए वो इदारा, और जैसे ही फीसें आना शुरू होंगी तो वो अपनी जो है आप मदद उसकी करेंगे, वो वापस ले लेना। तो ये एक प्रपोज़ल हमारी पीरा में चली गई है। हम चाहेंगे कि पीरा पहले तो कोशिश करे कि वजारत तालीम जो जिसके पास अब बड़े वसाइल हैं कि करोड़ों रुपए टेली तालीम पे ज़ाया किए जा रहे हैं, वो मुझे बताएं ना कि उस टेली तालीम का कोई फ़ायदा है आम बच्चे को? तो वही पैसा अगर इन इदारों को दिया जाता, इन बच्चियों को दिया जाता, वो 2-2 4-4 बच्चों को बिठा के रोज़ाना घंटा भी उनकी जो है वो ज़ेन साजी करती, तो वो कम अज़ कम ये खौफ से बाहर निकल आते बच्चे। इनडोर जो है उनकी एक्टिविटीज़ वो बच्चियाँ करवा सकती। तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, हो सकते थे, वो होने चाहिए,
जो हमारी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, और मैं चाहूँगा कि अब ये आइनी हक़ है 25A के तहत कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत अगर इस पे पूरा फोकस नहीं करेगी, और जिस तरह मैंने पहले भी हल्की सी राय दी वज़ीर आज़म साहब के हवाले से, तो जो हालात हमें ये कोरोना की वजह से शोबा सेहत के देखने को मिले ना, एजुकेशन के फिर इससे भी भयानक होंगे। अच्छा सर, एक और चुभता हुआ सवाल मैं आपसे करूंगा। ये तो तमाम पहलू आपने बता दिए कि प्राइवेट स्कूल के मसाइल क्या हैं, टीचर बेरोज़गार होंगे, बच्चों का नुकसान होगा, वालदैन की तरफ से, और क्योंकि सोशल मीडिया का दौर अभी चल रहा है, वालदैन की तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से भी मुख्तलिफ एहतजाज सामने आ रहे हैं। एक जो स्टैंप लगी है प्राइवेट स्कूल के ऊपर, जिसको माफिया के नाम से एक स्टैंप लगी है प्राइवेट स्कूल के ऊपर, कि फीसिस की मद में एनुअल फ़ंड, फ़लाँ फ़ंड, ये साइंस फ़ंड, लाइब्रेरी फ़ंड, तो मुख्तलिफ मद में फ़ीसिस वसूल की जाती हैं। तो क्या वो अभी ख़ुद को सपोर्ट करके जो उन्होंने जो एनुअल चार्जेस वगैरह लिए हैं या फीसें लिए हैं पूरा सारा साल, तो क्या वो ख़ुद को सपोर्ट नहीं कर सकते क्या अभी? और क्यों ऐसा होता है कि इस प्राइवेट स्कूल के ऊपर माफिया की स्टैंप ही क्यों लगी हुई है? देखें, मैं बड़ा इस हवाले से क्लियर हूँ कि जिस तरह मैंने वो 4 फेजेस बताए ना, तो 2015 में चंद वालदैन महदूद स्कूलों के सड़कों पर आए, एक ख़ास कैटेगरी के स्कूलों के, जिन स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक वालिद और एक वालदा भी आज तक बताएं कि वो सड़क पे आई हो, उसने एहतजाज किया हो, वो हमारे सिस्टम से नाला हो, या उसने हमारे सिस्टम पे अदम एतमाद किया हो। सर, सोशल मीडिया की और बड़ी तादाद है जो आप देख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं वो निकाल लें, वो पेरेंट्स जिनकी बात 2015 में शुरू हुई और अभी तक वो है, वो मखसूस स्कूलों के वालदैन हैं जिनकी फ़ीस हज़ारों में है, और हमारा उनसे भी एक शिकवा है, उन पेरेंट्स से। और हम काफ़ी अरसे से, चूँकि पीछे सुप्रीम कोर्ट तक हम इकट्ठे जो है वो वालदैन ने भी रेट की हुई थी, हम भी थे, और वो महंगे स्कूलों के वालदैन हैं। वो जिन स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी फ़ीस 5,000 से कम है, उनके वालदैन नहीं हैं। और 1,000-2,000 वालों के तो वालदैन जो है उनको तो इस चीज़ का वो है ही नहीं। अब वो क्या कहते हैं कि जी इतनी थोड़ी फ़ीस के साथ कोई क्या माफिया बनेगा, क्या किंग बनेगा, क्या इस्तेसाल करेगा। इतनी फ़ीस के साथ तो वो जो है वो इवन के अगर कोई फेयर तरीके से एनालिसिस करे तो वो कहे कि इतनी फ़ीस के साथ आप स्कूल चलाते कैसे हैं? सर, कतरे कतरे से दरिया बनता है। हाँ, वो तो सही है आपकी। तो अब मैं चाहूँगा कि उन वालदैन को, जो इसकी मैं मिसाल ये देना चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर 500 रुपये फ़ीस से लेकर 5,000 रुपये तक की रेंज, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, फिर 5,000 से लेकर 20-30 हज़ार तक की रेंज की फ़ीस वाले स्कूल मौजूद हैं। तो वालदैन के पास मेरा ख्याल है कि वाहिद पाकिस्तान है जहां इतनी बड़ी वैरायटी है। मेरी पॉकेट में 100 रुपये है तो मैं जहाज़ का सफ़र तो नहीं करूँगा, मुझे वही फैसला करना है। तो अब मुझे बताएं ना कि मैं चाय तो पीना चाहता हूँ मैरियट में जाके, मैं कहता हूँ नहीं, बिल मैंने खोखे वाला देना है। ये तस्वीर का जो दूसरा रुख है ना, वो जो नाम नहाद डिफाल्टर पेरेंट्स एलीट स्कूल के हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पूरे सेक्टर को बदनाम करने की कोशिश की। और अब टाइम आ गया है कि अब वो भी परेशान है कि अब उनके बच्चे भी घर में बैठे हुए हैं। और ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमारी कौम का, कि जब उस्ताद और शागिर्द को मुकाबले में खड़ा कर दिया जाए, कि एक बच्चा कतबा लेकर प्रेस क्लब के सामने खड़ा होता है अपने उस्ताद के खिलाफ, जबकि हमारी तहजीब और तमद्दन क्या है कि खलीफा वक्त कहता है अपने बेटे को नहीं, उस्ताद के जूते आपने सीधे करने हैं। उस्ताद जब तक खड़ा बैठ नहीं सकते। तो यही तो हमारी परेशानी का सबब है कि एक मखसूस क्लास जिसने इन स्कूलों को, खास 2% स्कूलों की मैं बात करता हूं जिनकी महंगी फीसें हैं, वो घर से तो जाकर बच्चा नहीं लाते, ये लाइनों में लग के अपना एडमिशन लेते हैं वहां पे, और 3-3 माह की इकट्ठी फीसें देते हैं। ये फख्र महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो स्कूल में पढ़ता है जहां पे घोड़सवारी सिखाई जाती है, जहां पे स्विमिंग पूल है, जहां पे वो नाइट फंक्शंस होते हैं। अब मैं वो बातें नहीं आपके इस चैनल की वसातत से करना चाहता कि हमें बहरहाल ऐसे लोगों पे हमने नज़र रखी हुई है और रखेंगे भी, लेकिन मेरे भाई ये जो बात है ना, जिन स्कूलों की हम बात कर रहे हैं वो माफिया नहीं है। हाँ, अगर हम 1,000 रुपये के साथ, 1,500 रुपये के साथ
अपने इलाके से जहालत ख़त्म करके अपने इलाके का बेहतरीन फ्यूचर का काउंसलर बनाना चाहते हैं, बेहतरीन चेयरमैन बनाना चाहते हैं, बेहतरीन वोटर बनाना चाहते हैं, बेहतरीन इंसान अपने इलाके का बनाना चाहते हैं, तो फिर हम माफिया हैं। इसलिए कि ये रियासत ने काम नहीं किया, ये हमने करना है। और एक दौर आएगा अगले कुछ सालों में कि हमने इंशाल्लाह इन स्कूलों को इस हद तक आपस में पूरे पाकिस्तान के स्कूलों को जो है वो मुत्तहिद कर लिया है कि नहीं भाई, अब ये जिम्मेदारी हमने सारे तरीके आजमा लिए। हमने वोट वाला तरीका भी आजमा लिया, दूसरे तरीके भी आजमा लिए, हमने जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं थे उनको भी वज़ीर आज़म बना के आजमा लिया। किसी ने पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदली। पाकिस्तान बनाया किसने था? खालिक जमात मुस्लिम लीग है, कायदे आज़म ने बनाया था। लेकिन उस मुस्लिम लीग को किसने बनाया था, ये हमारा एक आज का बड़ा चुभता सवाल है। और ये मैं शायद आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि 1906 में बरसगीर में ऑल इंडिया ममडन एजुकेशनल सोसाइटी का इजलास था, असातिज़ा का इजलास था, पूरे बरसगीर के असातिज़ा का इजलास था, जिसमें पाकिस्तान की खालिक जमात ने जन्म लिया था। तो पाकिस्तान बनाने के लिए अगर असातिज़ा ने अपनी जमात बना के जो है वो एक किरदार अदा किया था, तो वो तो कायदे आज़म के साथ ही वो जमात दफन हो गई। लेकिन हमारा ईमान है कि आज उस पाकिस्तान को जो असातिज़ा की बनाई हुई जमात के ज़रिए जो है वो दुनिया के नक्शे पे आया, आज अगर हमने उसको इस्तेकाम देना है, उसको मजबूत बनाना है, दुनिया की रहनुमाई वाला बनाना है, तो दोबारा असातिज़ा को इकट्ठा करना होगा। दोबारा असातिज़ा ने अपना किरदार अदा करना है। और वो बच्चे जो हैं, जो कल को पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, उनमें वो चीज़ें लानी हैं कि वो आपके एक एक, आज हमारे पड़ोस में देख लें, छोटे छोटे ममालिक हैं, उनका बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे बैठ के जो है वो कंपीट कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने तो हमें इतने मौसम दिए हुए हैं, इतनी अच्छी यूथ दी हुई है, ठीक है, 65% यूथ है हमारी। सिर्फ इसको सिम्मत देने की ज़रूरत है और वो उस्ताद देगा। और इंशाल्लाह उस्ताद जब देगा तो फिर हमें कहीं से जो है वो वेट नहीं करना पड़ेगा कि वैक्सीन कौन बना रहा है और कहाँ से जनाब बीमारी का इलाज हो रहा है। नहीं, हम अपने वसाइल में रहते हुए इसी ह्यूमन कैपिटल से। और ये चाइना के वज़ीर आज़म ने जब इमरान खान साहब के साथ पहली मुलाकात हुई उनकी, तो उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि आप हर चीज़ हमसे मांग रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि आप हर चीज़ हमसे मांग रहे हैं, लेकिन आपके पास जो चीज़ है अगर वो मेरे पास होती तो मैं दुनिया से कोई चीज़ ना मांगता। तो ये बड़े परेशान हुए कि जी वो पता नहीं वो कौन सी चीज़ है जो हमारे पास है। तो फिर उन्होंने बताया वो 65% यूथ है आपके पास। डॉक्टर साहब बहुत सामने टाइम आपका बिल्कुल ले लिया, एक मीटिंग के अंदर भी आपने जाना है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि आइंदा का लाए हमल क्या है? क्या प्राइवेट स्कूल नेटवर्क जो है और जितने भी इस्लामाबाद के जो स्कूल हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं, मुख्तलिफ तंजीमें काम करें, क्या वो सारे एक पेज के ऊपर है? एक पेज के ऊपर सारे क्या काम कर रहे हैं? आ सकेंगे क्या वो एक पेज के ऊपर? जी, सारे एक पेज पर ही हैं। ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कोई अलग। हाँ, वो चूँकि हम भी अगर यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं तो आपकी एक अपनी राय है, बुखारी साहब की अपनी है, चौधरी साहब की अपनी है, लेकिन हैं हम एक ही छत के अंदर बैठे हुए, ठीक है। तो पाकिस्तान की जितनी भी तंजीमें हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो वो तमाम एक पेज पे हैं और वो तमाम अपने सेक्टर की प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठा रही हैं। जो बात आपने कही कि कैसे हम इसको जो है वो, तो ये देखें, सिलाब आते हैं, क्राइसिस आते हैं, बहुत सारे मामलात आते हैं, उसमें जो है वो नुकसान तो होता है। और नुकसान इस कोरोना की वजह से प्राइवेट सेक्टर का हुआ भी है और होगा भी, लेकिन हमें फिर भी अल्लाह के दरवाज़े से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस नुकसान को अल्लाह ताला ने पूरा करना है और हम इंशाल्लाह दोबारा जब इन स्कूलों को खुलवाने में कामयाब हो जाएंगे और पूरे SOPs के साथ जो है अपने बच्चों को स्कूलों में ले आएंगे जो उनका हक है, तो फिर देखिएगा कि इंशाल्लाह ये जो अंधेरी रात है उस सवेरे का मुकाबला नहीं कर सकेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अफजल बाबर साहब जो कि अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त हूँ। इमरान मलिक 65 न्यूज़ पॉइंट इस्लामाबाद से।